हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ दिगंत भाग 1 क्लास 11 बिहार बोर्ड के बच्चों का। आज मैं लेके आई हूँ गद्य खंड। कुछ काव्य खंड हमारा आगे बढ़ चुका है, गद्य खंड हमारा कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा गद्य खंड की तरफ भी मैं आपका इशारा करते चलूँ। तो आज गद्य खंड की शुरुआत है जिसमें हम पार्ट 1 में मैं लेके आई हूँ पूस की रात, जो एक बहुत ही फेमस कहानी है हमारे प्रेमचंद जी की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेखक परिचय, पाठ परिचय और उसके बाद प्रश्न अभ्यास को। तो चलिए सभी जानते हैं इनके परिचय को, फिर भी थोड़ा सा हम और जान लें, ठीक है। प्रेमचंद 1918 से 1936 तक का काल प्रेमचंद का काल कहलाता है और इसके नाम से विशेष रूप से काल बना हुआ है जिसे प्रेमचंद युग या प्रेमचंद काल कहा जाता है। और यह हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारा बटा हुआ है 4 भागों में, तो ये आधुनिक काल का कौन सा काल है हमारा? छायावाद काल नहीं, और छायावाद जिसमें फिर उसके बाद प्रयोगवाद का मिक्स टाइम, ठीक है। तो प्रेमचंद के नाम से प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और प्रेमचंद पूर्व युग की भी गणना हमारे हिंदी साहित्य में की जाती है। तो प्रेमचंद एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, निबंधकार, यथार्थ के प्रतिरूप, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में एक नया रूप प्रस्तुत किया यथार्थवाद का, जो आने वाले रचनाकारों के लिए और जितने भी लेखन कार्य में व्यस्त लोग हैं उनके लिए उन्होंने मार्गदर्शिका का काम किया। सभी के लिए वो मार्गदर्शक बने, क्योंकि यथार्थ का जो रूप उन्होंने दर्शाया वो आने वाले पीढ़ी रचनाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संबल था, ठीक है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। और एक परिचय, किसानों के रचनाकार नहीं, ये मुख्य रूप से किसानों के रचनाकार माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों, मजदूर वर्ग को विशेष स्थान दिया। खासकर किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन उन्होंने बहुत सारे कहानी और बहुत सारे उपन्यास और टिप्पणियों में किया है, क्योंकि वह ग्राम से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए थे, बहुत करीब से जुड़े हुए थे और उन्होंने किसानों का दर्द देखा था। उस समय का जो काल था, हमारा प्रेमचंद का जो काल था, उस समय जो क्या कहते हैं, किसानों पे जो शोषण किया जाता था, बड़े बड़े जो महंत सब हुआ करते थे, क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो उनके शोषक वर्ग हुआ करते थे, सामंती प्रथा का जो युग था, उस युग को उन्होंने जिया है। तो बहुत करीब से उन्होंने उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, उनका जो शोषण होता था, हर तरह से जो उन्हें यातनाएं दी जाती थी, हर तरह से जो उन्हें कष्ट में बांधा जाता था, उस रूप को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था नहीं, और दर्द से छटपटाते हुए, और यह एक प्रमुख विषय के रूप में इन्होंने हमारे समाज के सामने उनको लाया, क्योंकि ये जो प्रमुख वर्ग है हमारे समाज का, जो हमें अन्न उपजा के देता है, जिससे हमारा पेट भरता है, उसकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों नहीं, इसीलिए इन्हें विशेष रूप से किसानों का रचनाकार कहा जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इन्होंने जो लेखन शुरू किया तो पहले उर्दू से किया था और आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से शुरू किया था। उनकी एक रचना सोजे वतन, जिसका हिंदी अर्थ है राष्ट्र का विलाप, वह अंग्रेज़ों ने सीज कर लिया था, क्योंकि उस समय जो उनकी रचना थी सोजे वतन, उसने पूरी हलचल मचा दी थी नहीं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग आंदोलन करने लगे थे, इसीलिए उसे अंग्रेज़ों ने अपने कैप्चर में ले लिया, उसे सीज कर लिया और उनको पकड़कर जेल में डाल दिया और उनके लेखन का जो था उनको बंद करवा दिया कि आप नहीं लिख सकते हैं। तो बेचारे मजबूर हो गए। फिर इनके एक प्रमुख दोस्त जो जमाना पत्रिका के संपादक थे, दयाराम निगम जी, उन्होंने उनसे कहा कि आप
समाज के लिए बने हैं, यथार्थ के लिए बने हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ाया और फिर से रचना करने के लिए उनको आगे बढ़ाया, नहीं उत्साहवर्धन किया उनका कि आपकी रचनाएं एकदम सटीक समाज पे असर करती है, लोगों पे असर करती है, तो आपको तो लिखना ही चाहिए। इसलिए बाद में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। ठीक है। उनके पिता मुंशी अजैब राय थे और माता आनंदी देवी। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। उनकी 3 संतानें हुई, अमृत राय, श्रीपत राय, कमला देवी, यानी 2 बेटे और 1 बेटी। उनकी शिक्षा बीए तक की थी। उनकी जो भाषा थी, उन्हें विभिन्न भाषाओं पर पकड़ उनकी थी, जिनमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि प्रमुख थे। उस ज़माने में उर्दू फारसी को सीखना भी अनिवार्य भाषा के रूप में था, नहीं इसीलिए उनको इनका विशेष ज्ञान प्राप्त था, खासकर उर्दू और फारसी का उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस प्रमुख हैं। उनकी रचनाएं एकदम एक बड़े भंडार के रूप में हमारे साहित्य में विद्यमान है। उन्होंने जिनमें सेवा सदन, जो उन्होंने 1918 में लिखी, ये पहला उनका उपन्यास था। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान, ये इनका प्रमुख मौलिक उपन्यास है, नहीं जो बहुत फेमस हुआ। और इनकी लगभग 300 कहानियाँ प्रकाशित की गई हमारे हिंदी साहित्य में, जिसमें आपका पूस की रात, नमक का दरोगा, नहीं आपका क्या कहते हैं कफन, मंगलसूत्र आदि आदि प्रमुख कहानियां हैं। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, सवा सेर गेहूँ, जो सामंती प्रथा के विरोध में दिया गया है, बहुत सारी कहानियां, प्रमुख कहानियां, लगभग 300 कहानियां इनकी प्रमुखता से प्रकाशित है। किसमें? मानसरोवर नाम के संग्रह में 8 खंडों में। ठीक है। 31 नाटक, इन्होंने नाटक का भी क्या रचनाएं की, ये नाटककार भी थे। लगभग 31 नाटक इनके प्रकाशित हैं, लगभग 13 उपन्यास, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें एवं विभिन्न निबंध और अनेकों टिप्पणियाँ और लेख इनके प्रकाशित है हमारे हिंदी साहित्य में। तो एक अमूल्य निधि से इन्होंने हिंदी साहित्य को प्रदान किया। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इनका परिचय था। अब चलिए इनका जो पाठ है, प्रथम पाठ पूस की रात जो कहानी है, उस संदर्भ में हम देखें कि ये कौन सी बात या कौन सा संकेत हमें इससे प्राप्त करा रहे हैं। तो चलिए पाठ की तरफ आइए। पाठ के माध्यम से हम देखें कि प्रेमचंद की जो कहानी है पूस की रात किस संदर्भ में आई है और कौन सी कथा हमारे लिए आई है और उससे क्या संदेश या क्या संकेत हमें प्राप्त हो रहा है। नहीं तो हमने देखा कि प्रेमचंद के परिचय में कि वह अपने आप में एक महान कथाकार हैं, नहीं जो विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों में जोड़ने का काम किया था। उस समय उस युग की जो जीवन समाज की समस्याएं थी, उससे हमारा परिचय कराया था। यह जो कहानी है प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है, जो कि इस कहानी में आपको आराम से दिख जाएगा, सीधे तौर पे दिख जाएगा। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतर संघर्षों तथा उसकी जिजीविका का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात, जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, एक छोटे किसान की ही कहानी है। एक ओर वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हाड़ गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं है। इस तरह प्रकृति
और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था हल्कू पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़ैया में जबड़ा के साथ, जो कि उसका एक चिरसंगी कुत्ता है, अपनी रात गुजारता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास मूक जानवर उसका कुत्ता जबड़ा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। पर यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाएगा? नहीं। नील गाय रात में उसकी फसल चढ़ जाती है। अब प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। यह हर उस किसान की समस्या है जिसे रोजी रोटी जुटाने के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो चलिए संक्षेप में हम इस कथा को जानें और फिर प्रश्न अभ्यास के माध्यम से इस कथा की विषय वस्तु को अच्छे से पहचानें। ठीक है, तो पूस की रात का प्रमुख चरित्र हल्कू है और कहानी की शुरुआत जो होती है उसी समय से जो किसान का जो दर्द है वह हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हल्कू अपने स्त्री से आकर कहता है कि सहना आया है। सहना कौन है? जो उसे क्या कहते हैं, कर्ज के रूप में कुछ पैसे देता है और उसका ब्याज चुकाते चुकाते वह अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी करने में असक्षम है। नहीं, वह 3 रुपये जमा करता है कंबल खरीदने के लिए, ताकि पूस माह की रात उसकी आराम से कट सके। मजदूरी करके इधर उधर से बचाकर वह मात्र 3 पैसे जमा करता है, लेकिन वह पैसे भी देने को वह मजबूर है। नहीं, अगर वह नहीं देगा तो उसे गाली सुननी पड़ेगी। यही किसान की, हर एक किसान की दशा है कि कोई भी उसे कुछ ना कुछ सुना के चला जाता है, उस पर धौंस देकर चला जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका विरोध करती है, लेकिन फिर अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हुए उसे वह देना पड़ता है। वह पति पे गुस्साते भी है कि अगर दे दोगे तो कंबल कैसे आएगा, और फिर वहाँ क्या कहते हैं, खेत में तुम कैसे समय बिताओगे। नहीं, हाड़ में, वहाँ खेत के हाड़ में तुम कैसे समय बिताओगे। खेत में जुगवारी करने के लिए छोटा सा झोपड़ी बना के जो रहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाड़ कहा जाता है। ठीक है, आखिर हल्कू को उदास होकर वह पैसा देना पड़ता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर पैसे नहीं दिए जाएंगे तो उसे गाली खानी पड़ेगी। नहीं, मुन्नी इस बात से तड़प कर रह जाती है और क्या कहते हैं, अंततः वह रुपया सहना को उसे देना पड़ता है। और फिर स्थिति ऐसी होती है कि जब वह रात में खेत की जुगवाली करने जाता है, फसल लगी हुई है, अगर नहीं करेगा तो वह बर्बाद हो जाएगी। पूस की अंधेरी रात में आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे और खेत में यहाँ पड़ा हल्कू भी ठिठुर रहा था। नहीं, उसके पास हाड़ भी जो है, छोटी सी झोपड़ी भी जो है वह ऊख के पत्तों की छतरी की बनी हुई है। नहीं, एक गाढ़े चादर ओढ़े हुआ काँप रहा है, क्योंकि उस पास कंबल नहीं है। आप कल्पना करिए उस पूस की रात में खुले आसमान के नीचे घुप अंधेरी रात में कैसे कोई इंसान अपना रात काटेगा। लेकिन यह तंगी हर एक किसान के जीवन में एक खौफनाक रूप में दिखाई पड़ती है। नहीं, उसे अगर वह फसल नहीं बचाएगा तो खाएगा क्या, यह चिंता उसकी है और उसे वहाँ रात काटना मजबूरी है। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और पूरी कहानी में जो उसका रूप है कि कैसे वह ठंड से बचाव करने की कोशिश करता है, कभी घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए, कभी जो उसका कुत्ता है उसको सीने से लपकाए हुए ताकि उसकी गर्म सांसों से उसे थोड़ी सी गर्मी लगे। और इन सब से जब नहीं होती है तो फिर वह क्या करता है, बगल के बागीचे से पत्तों को जमा करके वहाँ पर से सोचता है कि कम से कम कुछ देर के लिए ही सही गर्मी तो आएगी। नहीं, वह भी डरते डरते वह वहाँ जमा करने जाता है और किसी तरह वह पत्ता जमा करके आग जलाकर पत्ते के ढेर को जला दिया जाए तो वो कितने दिन तक गर्मी दे सकता है, कितने देर तक दे सकता है। तुरंत ही वह जलकर स्वाहा हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। फिर भी ये मजबूरी है कि डूबते को तिनके का सहारा, कि इतनी ठिठुरती रात में कुछ तो
मतलब कि गर्मी का साधन जुटाया जा सकता है वह ऐसा करता है। और ठिठुरती रात में इतना कपकपाती ठंड को सहते सहते उसका शरीर अकड़ सा गया था, और जो वह गर्मी उसे प्राप्त होती है पत्ते के जलने से, तो उसके शरीर में थोड़ा सा आलस्य आता है। वह इंसान ही है, दिन भर की खटनी, रात भर का ये जागरण, उसकी इच्छा होती है कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इसी बीच नील गाय उसके खेतों में आ जाती है और पूरे खेत को तहस नहस करने के लिए आगे पीछे घूमती है, चरचराती है। इसको सुनकर उसका जो कुत्ता है, वह स्वामी भक्त कुत्ते होते ही हैं, वह बहुत बड़ा स्वामी भक्त था जबरा। वह दौड़कर भू भू करता है, लेकिन उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है वह नील गायों को भगा सके। वह सिर्फ भूख कर सचेत कर सकता था। वह दौड़कर अपनी स्वामी भक्ति निभाता है, बहुत देर तक भू 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 करके उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जो हल्कू है वो उसकी जो अवस्था है कि थोड़ा सा सुकून उसे मिला था उस ठंड से, तो वह उससे नहीं उठ के जा पाता है। और ये ऐसी दयनीय स्थिति है इस कथा प्रसंग में, ऐसी दयनीय स्थिति है कि उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो फसल बर्बाद हो जाएगी तो फिर खाने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है उसके पास। फिर भी वह उठ के नहीं जा पाता और नील गाय पूरे खेत को तहस नहस कर देती है। और सुबह जब होती है तो उसकी पत्नी गुस्साते हुए आती है, क्योंकि क्या कहते हैं सुबह के समय वो देखने के लिए, तो वह पड़ा हुआ है ऐसे ही, और वो बताती है कि अरे ये क्या हुआ, अब कहाँ से खाना आएगा नहीं। और इसी क्रम में जो उसका चिरसंगी कुत्ता है वह भी, उसे भी लगता है कि यह क्या हो गया। मुन्ने के मुख पर उदासी छा जाती है और हर तरह से वह निराश हो जाती है, क्योंकि दोनों पूरा खेत रौंदा हुआ देखते हैं नहीं, और जबड़ा मड़ैया में नीचे चित लेटा हुआ है, मानो प्राण ही ना हो, क्योंकि इतना मतलब स्वामी भक्ति दिखाने के बाद भी वह खेत को नहीं बचा पाता है। मुन्नी उदास है मगर हल्को प्रसन्न है। मुन्नी चिंतित होकर कहती है अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। मालगुजारी मतलब जो क्या कहते हैं खेत में फसल उपजाने के लिए जो बीज लिए हैं उसके लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ा होगा, खेतों में जो पटवन कराया होगा उसके लिए भी कर्ज लेना होगा, तो ये माल की गुजारी भी उसे मजूरी करके पुरानी होगी। इसीलिए मुन्नी चिंतित है, लेकिन हल्को प्रसन्न है कि अब उसे रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यह बहुत कष्टकारी था, बहुत ही मतलब कि एक तो साधन नहीं, एक तो प्रकृति का रौब ठंड के रूप में, ऊपर से ऐसी दयनीय स्थिति जो कि एक कंबल भी वह खरीद नहीं पा रहा था। तो वह अपने मन को सिर्फ सांत्वना देता है, नहीं वह खुश नहीं है, वह प्रसन्न नहीं है, वह एक सांत्वना देता है कि चलो भाई इस ठंड से बचने का मतलब कुछ तो दूर हुआ, अब यहाँ ठंड में रात तो नहीं काटनी पड़ेगी, जो कि उसके लिए बहुत कष्टकारी थी। लेकिन यहाँ समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि रात नहीं कटेगा तो अब वह खाएगा क्या। नहीं, चाहे कि कैसी भी स्थिति हो वह भोजन के रूप में कुछ तो उपजा लेता था, लेकिन अब तो वह भी उसके हाथ से छूट गया, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, और साथ ही साथ मालगुजारी भरने के लिए उसे दोहरी मजदूरी करनी पड़ेगी, डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही मार्मिक कहानी जिसमें प्रेमचंद जी ने एक ऐसा शब्द चित्र खींचा है जैसे कि हमारे सामने घटित हो रहा है। आप इसको अगर महसूस कर पाइएगा, आप इस कहानी को पूरा पढ़िएगा ध्यान से, तब आपको कथा प्रसंग समझ में आएंगे और किस घटनाक्रम से कहानी आगे बढ़ती है वह आपको स्पष्ट हो जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि प्रेमचंद जी ने मतलब कितने यथार्थ रूप में इसका चित्रांकन किया है। लगेगा कि बगल की ये घटना घट रही है और किसानों से झेल रहा है, बहुत ही मार्मिक। तो यह कहानी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। ये इसकी व्याख्या मैंने आपसे की, इन शॉर्ट में मैंने इसका परिचय आपको दिया।
तो सर्वप्रथम आप इस कहानी को पूरा पढ़िएगा, तब आप उसका अभ्यास बनाइएगा। तो चलिए अभ्यास की तरफ भी मैं आपको इशारा करती चलूँ। अभ्यास पाठ के साथ। हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के इसलिए तैयार हो जाता है कि अगर पैसे वह नहीं देगा तो वह उसे गाली देगा, उसे बेइज्जत करेगा और उसकी कोई दशा नहीं छोड़ेगा। इस ग्लानि से वह सहना को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, इस ग्लानि से बचने के लिए। नहीं कि एक तो ऐसी हालत, दुख कष्ट, ऊपर से अगर किसी की धौंस सहनी पड़े तो ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है। दूसरा, मुन्नी की नज़र में खेती और मजूरी में क्या अंतर होता है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? मुन्नी की नज़र में खेती और मजूरी में यह अंतर है कि मजदूरी करके किसी की धौंस तो नहीं सहनी पड़ेगी। दिन भर मजदूरी करके जो प्राप्त होगा उससे जो दैनिक दिन कि जो सामान होते हैं उसे हम मंगाकर आराम से रह सकते हैं, मगर खेती के लिए तो हमें दिन रात उसकी जोगवारी करनी है, साथ साथ उसमें मेहनत भी लगाओ और मेहनत भी करो, और क्या कहते हैं यह निश्चित नहीं है कि उस फसल का उपभोग हम कर सके ना कर सके, क्योंकि जो हमारी जो किसानी है वह पूरी तरह से मानसून पर उस समय, जिस समय की ये कहानी है, आश्रित हुआ करती थी। तो फसल सही रूप से हो इसकी गारंटी नहीं थी। तो इसी अंदेशा में मुन्नी कहती है कि खेती छोड़ दो और मजूरी ही करो। ठीक है। तीसरा, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था? हल्कू खेत पर अपने जो उसका हार था, जहाँ जो क्या कहते हैं उसने छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी, क्या कहते हैं खेत की रखवाली करने के लिए, जो क्या कहते ईख के पत्तों से बनी हुई थी, और वहाँ पर ठंड काटना मुश्किल हो गया तो फिर बगल के बगीचे से वह पत्ता जमा करके, गिरा हुआ पत्ता जमा करके, क्योंकि पतझड़ का समय आ रहा था, और पत्ता जमा करके वह उसमें अलाव जलाकर किसी तरह वह रात बिता रहा था। चौथा, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए आश्वासन दिया कि चलो कल से यहीं पर क्या कहते हैं आग जलाया जाएगा, या फिर तुम घर में ही रह जाना, तो तुम्हें उतने क्या कहते हैं ठंड से बचाव हो जाएगा, और यहीं पर मैं कुछ पुआल लाकर क्या कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कर दूंगा ताकि तुम रात काट सको। नहीं, क्योंकि वह जो उसका चिरसंगी कुत्ता था उससे उसको बहुत प्यार था। जब किसी तरह नहीं रहा गया तो उसने क्या कहते हैं कुत्ते से कहा कि चलो अब शीत की हवा काटने के लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। पाँचवा, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? हल्कू जब ठंड से छटपटा रहा था, आप कथा में देखिएगा, ठंड से छटपटा रहा था, तो उसका जो स्वामी भक्त कुत्ता था उसे लगा कि अगर उसके पास जाकर मैं सांसों की गर्मी से सांसें लूँ तो उसको कुछ ना कुछ राहत होगी। नहीं, तो वह उसके मुंह के पास जाकर जो स्वभावगत गुण होता है कुत्ता का, वह सांस जोर जोर से लेने लगा, और उसकी सांसों की गर्मी से हल्कू को बहुत तृप्ति मिली, और वह उसे एक आत्मीय संतोष हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था, उसको गले से लगा लिया, चिपटा लिया अपने अंदर। उसको ऐसा लग रहा था कि आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा, यानी जबरा के प्रेम के प्रकाश से उसकी जो अंतर्ध्वनि है और ये जो रोम रोम है वह खिल उठा। ठीक है। हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा इसलिए कहा है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जबरा उसका साथ नहीं छोड़ता, और हल्कू को भी उससे बहुत प्यार है, और उसके बारे में उसको चिंता है कि ठंड में यहाँ मरने क्यों आया। वह गुस्से से उसे कहता है कि मैं तो आया ही, तुम क्यों आ गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्कू के दिल में जबरा के प्रति एक बहुत प्यार प्रेम की भावना है, वह एक सच्चे मित्र में ही हो सकती है। यानी दोनों का जो अपना अपना जो विशेषताएं हैं एक दूसरे के प्रति वह मुखर होती है, इसीलिए लेखक ने इसकी मैत्री को अनोखा कहा है।
हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। हल्कू आकाश में तारों को देखकर, जो सप्तर्षि है उसको देखकर उसे लगा कि रात अभी पहर भर बाकी है, क्योंकि अभी वो ऊपर तक चढ़ा भी नहीं था। 8वां, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, हल्कू उसका सामना कैसे करता है। जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो वह पहले तो घुटनों को मुंह में छुपाकर नीचे वो अकड़ू बनकर बैठता है। फिर क्या कहते हैं, वह अपने कुत्ते को देह से चिपका कर रखकर उसकी सांसों से गर्मी लेता है, और अंततः वह बगल के बगीचे से पत्ते को जमा कर उसका अलाव बनाकर आग सेक कर वह क्या कहते हैं ठंड को बर्दाश्त करता है और उसका सामना करता है। 9वां, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर पवन को निर्दय इसीलिए कहा गया कि पछुआ हवा चलती है, और पछुआ हवा की हवा जब पूस के समय में बहती है, खासकर रात में, तो वह बहुत ही ठंड और नमी लिए हुए रहती है। और क्या कहते हैं, जब पत्तियों का कुचलना से यहाँ का तात्पर्य है कि निर्दय पवन जब पत्तियों को वह जमा कर रहा है तो वह उड़ाकर, जब वो जल उठा है तो उड़ाकर पछुआ हवा उसके जो आग के कण हैं इधर उधर उसको फैला रही है, इसीलिए उसे निर्दय कहा गया है। हम क्या कहते हैं, लेखक ने उसे निर्दय कहा। एक तो ठंडी आर्द्रता लिए हुए वह हवा, ऊपर से जो वह बचने के लिए जो अलाव जलाता है उसके कणों को उधर उधर जो बिखेर रही है, इसीलिए उसे निर्दय कहा गया है। 10 नंबर, आग तापते हुए हल्कू कैसी कीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करिए। आग तापते हुए हल्कू को एक संतुष्टि होती है, वो जो क्या कहते इतने देर से वो पूरा जो काट रहा था, नहीं वह मतलब थोड़ी सी उसे राहत मिलती है। हल्कू फिर क्या करता है, चादर ओढ़ लेता है और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगता है। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। तो क्या कहते हैं, इस तरह से वह आग तापते हुए हल्कू कीड़ा कर रहा है। हल्कू और मुन्नी के चरित्र की विशेषताएं बताएं, आपको इन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा। हल्कू और मुन्नी की अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताएं हैं। एक पत्नी के रूप में वह पति की चिंता करते हुए दिखती है कि अगर पैसे दे दिए जाए हर सहना को तो वह रात में क्या कहते हैं कैसे समय काटेगा, उतनी ठंड की रात में कैसे समय काटेगा, वह चिंतित सी दिखती है। और हल्कू एक स्वाभिमानी के रूप में दिखाई पड़ता है कि अगर उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे तो वह गालियां देगा, घुड़कियां देगा, जो कि उसके लिए असहनीय है। हल्कू में मुन्नी में क्या कहते हैं भविष्य के लिए चिंता भी दिखती है, यानी वह चिंतनशील भी है। और क्या कहते हैं जो कम ही सामान में वह घर का जो रखवाली करती है, घर का जो क्या कहते हैं रूपरेखा है उसको किसी तरह चलाती है, तो वह संयत भी है, संयमी भी है। और वो क्या कहते हैं हल्कू में एक और चारित्रिक विशेषता दिखती है कि उसमें क्या कहते हैं दूसरे प्राणियों के प्रति भी, पशुओं के प्रति भी अथाह प्रेम है, जो कि जबरा के साथ जो उसका व्यवहार है उससे स्पष्ट होता है। तो इन दोनों में हल्कू का यह चरित्र मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वह बहुत गरीब है लेकिन सहनशील है, और अपनी परिस्थिति में वह क्या कहते हैं वो घबराता नहीं है, वो धैर्यपूर्वक खुद भी धैर्य से रहता है और पत्नी को भी धैर्य देता है कि चलो कोई बात नहीं है, जैसे होगा हम वैसे समय काटेंगे। ठंड में क्या कहते हैं यहाँ रात तो नहीं काटनी पड़ेगी। इन कुछ उदाहरणों से उसके चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। 12, यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करिए। बिल्कुल, यह कहानी एक किसान जो कि उसका सम्मान था, नहीं कोई भी किसान छोटे से टुकड़े में भी अपनी अगर खेती करता है तो वह अपने आप में उसे एक स्वाभिमान होता है कि चलो एक टुकड़ा ही सही उसमें फसल उपजाकर हम अपना पेट पोसते हैं, तो उसके लिए गर्व की बात होती है, स्वाभिमान की बात होती है। लेकिन मजदूरी से उसे ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है,
मतलब कि मेरा हमारा जीवन ही इसलिए हुआ है कि ज़िंदगी भर मजदूरी करो, दूसरे के अंदर खट कर खाओ। तो यहाँ पर इस कहानी में अंततः हम देखते हैं कि एक किसान जो ठंड में रात नहीं काटने के कारण उसके पास साधन नहीं है, एक तो प्राकृतिक की तरफ से त्रासदी, और यहाँ पर जो व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था में उसकी जो स्थिति है बहुत गरीब की है, वह इसीलिए वह कंबल नहीं खरीद सकता। इसी दर्द के कारण वह अपने खेत को नहीं बचा पाता, ठंड से कांपते हुए वह रात को गुजारता है, और उसके कष्ट से वह नीलगायों के आने पर भी खेत को बचाने नहीं जा पाता है, और अंततः उसका खेत बर्बाद हो जाता है और उसके पास कोई चारा नहीं है, और अंततः उसे मजदूरी का ही सहारा लेने की आस दिखाई पड़ती है। तो यह कहानी उस त्रासदी को दिखाती है कि कैसे एक किसान मजदूर बन जाता है। तीसरा, पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है। कहानी में उसका क्या महत्व है? कहानी में जबरा एक निश्चित रूप से एक प्रमुख पात्र है। इस कहानी में उसका बहुत महत्व है, क्योंकि वह इस कहानी का जो मुख्य रूप है पूस की रात में ठंड काटना, वह अपने स्वामी हल्कू का चिरसंगी साथी है, और जो अपने कर्तव्य से भी वह पीछे नहीं हटता। उतनी ठंड में वह क्या कहते हैं नीलगायों को भगाने के लिए लगातार भूखता रहता है, और हल्कू के ना आने पर वह निस्तेज होकर धरती पर लुढ़क जाता है। उसे दुख होता है कि इतना करने के बाद भी मैं इसे नहीं बचा पाया। तो इसमें उसकी एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है। 14 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या करें। इस तरह का जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम पाठ का परिचय देते हैं, उसके बाद लेखक का परिचय देते हैं, उसके बाद कहानी का या पाठ का मुख्य भाव बताते हुए उसे पंक्ति से संदर्भित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो हमने देखा, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि पहले इस कहानी को आप अच्छे से पढ़िए, तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। नहीं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं मांगने पर, सहना के पैसे मांगने पर क्या कहते हैं मुन्नी जो कहती है तरेरती हुई कि तुम कंबल के लिए क्या करोगे, अगर उसे पैसा दे दोगे तो तुम कंबल कहाँ से खरीदोगे। तो हल्कू कहता है कि मैं दूसरा उपाय सोचूंगा। तो मुन्नी आंख तरेरते हुए गुस्से से वो बोलती है, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं चुकती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो ये जो पंक्ति है मुन्नी के माध्यम से क्या कहते हैं हम कही गई है, जो हल्कू को कहती है कंबल की दूसरा उपाय सोचूंगा, इस अर्थ में। ठीक है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपये ना दूंगी। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति आप कैसे लिखिएगा, इसका आंसर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पूस की रात कहानी से ली गई है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, और इस कहानी के माध्यम से एक किसान की त्रासदी का वर्णन किया गया है, कैसे एक किसान मजदूर बनने के लिए मजबूर होता है और उसकी कितनी दयनीय स्थिति है। उसके पास कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे वह अपने जीवन का सामना कर सके, सही रूप से जीवन को जी सके। तो यह पंक्ति उसी कहानी से आई है। यह पंक्ति इस कहानी की एक पात्र मुन्नी की है, जो हल्कू की पत्नी है। नहीं, उसके बाद ये जो संदर्भ आया है उसको आपको जोड़ देना है। ख्वानम, हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पूस की रात कहानी से ली गई है, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। इसमें क्या कहते हैं कथा प्रसंग में यह जो कथा है पूस की रात एक किसान की त्रासदी की कथा है, जिसमें किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, और अंततः किसान को मजदूर बनने पर जो संकेत कर रही है यह कहानी, इसी का मुख्य सार है।
तो इसी कहानी की ये पंक्ति है कि सहना के रुपये मांगने पर और अपनी पत्नी से जिरह करने के बाद जो उसे पैसा देना पड़ता है मुन्नी को मजबूरी में, और वह वही पैसा जो देने जा रहा है सहना को, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, क्योंकि बहुत कष्ट से वह ये पैसे जमा करता है, ताकि 3 रुपये जमा करता है कंबल के लिए, ताकि वह कंबल खरीदकर पूस की रात की ठंड को काट सके। नहीं, इसीलिए यह पंक्ति आई है कि जैसे वह हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। ग नंबर, अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पूस की रात कहानी से ली गई है, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, और इस कहानी के माध्यम से लेखक एक किसान की त्रासदी का वर्णन कर रहे हैं, उसकी जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं कि दैनिक दिनचर्या के लिए भी उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो भविष्य है अंधकारमय है। नहीं, तो उसी की यह पंक्ति है। वह ठंड काटने के लिए जब ठंड से वह छटपटा जाता है, कांपने लगता है, तो उसके उपाय के लिए वह क्या करता है, बगल के बगीचे से जाकर पत्तों को जमा करता है, गिरे हुए सूखे पत्तों को जमा करता है और उसमें आग लगाकर वह गर्मी पाने का कोशिश करता है। तो उसी क्या कहते हैं, पूरे बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ है, पूस की अंधेरी रात है। तो उस अंधेरे रात में वह जो पत्ते जलते हैं, उसी के प्रसंग में यह पंक्ति आई है कि अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है, कि बहुत इतना बड़ा सागर है अंधकार का, और उसमें नैया लग रही है कि छोटी सी एक प्रकाश नैया के समान है, नौका के समान है। ठीक है। ग नंबर, तकदीर की खूबी है मजूरी हम करे, मज़ा दूसरे लूटे। तो यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक क्या कहते हैं, पूस की रात कहानी से ली गई है, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो यह जो प्रस्तुत पंक्ति है वो क्या कहते हैं, यह मुन्नी के द्वारा कही गई है कि मजूरी हम करें नहीं और मज़ा कोई और लूटे। तो यह जो कहानी है किसान की त्रासदी को बताते हुए उसकी पीड़ा का बखान करते हुए यह कहानी है। तो इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि तकदीर की खूबी है यह कि मजूरी हम करें, मज़ा कोई और लूटे। ठीक है। तो यह प्रसंग बस वाला पंक्ति, ये प्रश्न आपके सामने ख़त्म हुआ। 15 नंबर, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। जब क्या कहते हैं, पत्तों का अलाव जलाकर जब हल्कू को कुछ गर्मी प्राप्त होती है तो उसके अंदर क्या होता है, आलस्य आ जाता है। उतने रात भर 3 पहर तक वह ठंड से कपाती हुई रात को काट रहा था, और इस गर्मी को प्राप्त कर उसे संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है, और साथ ही साथ उसके अंदर थोड़ा आलस्य हो जाता है। इसी बीच नील गायें उसके खेतों को चरने आती है। तो जो उसका जो कुत्ता था, स्वामी भक्त कुत्ता, वह जाकर वह अपनी आवाज़ में खूब चिल्लाता है, खूब भौं भौं करता है, खूब गरजता है, और चाहे उसमें उस समय उसको यह ध्यान नहीं रहता है कि इतनी ठंड पड़ रही है। नहीं, तो उसी संदर्भ में यह पंक्ति आई है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। उसका क्योंकि जो कुत्ता होता है एकदम स्वामी भक्त होता है, तो उसे अपना कर्तव्य वह कभी नहीं भूलता। तो उसका कर्तव्य है कि चिल्ला चिल्ला कर अपने मालिक को जगाना। तो वह इसमें पीछे नहीं हटता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उछलकर क्या कहते हुआ आवाज़ लगाता है, नीलगायों को भगाने की कोशिश करता है। तो उसमें जो उसकी भूमिका है, जबरा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 16 नंबर, दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है? तो यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक पूस की रात कहानी से ली गई है, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। यह पंक्ति
कथा के अंत में आई है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, इस कथा के माध्यम से लेखक किसान की त्रासदी और उसका जो कठिन जीवन रूप है उसका प्रदर्शन वो यहाँ पर कर रहे हैं, उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कितनी दयनीय स्थिति एक गरीब किसान को झेलनी पड़ती है और अंततः उसे किसान से मजदूर बनना पड़ता है। तो यह पंक्ति अंतिम की पंक्तियाँ हैं। नील गाय पूरे खेत को चरकर उसे बर्बाद कर चुकी है और सुबह जब मुन्नी उसकी पत्नी खेत में आती है तो वह चिल्लाती है कि अरे यह क्या हो गया, अब तो सारे खेत का सत्यानाश हो गया, तुम सोते रह गए। तो हल्कू बहाना करता है कि मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तो मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई है। अब जो एक सहारा था भोजन का, मतलब पैसों का, वह भी अब छिन गया। लेकिन हल्कू प्रसन्न था। हल्कू इसलिए प्रसन्न था क्योंकि ये जो पूस की जो ठंडी रात थी, एकदम बेबर्दाश्त वाली रात थी, अब उसे वहाँ रात नहीं काटनी पड़ेगी। यह उसका ऊपरी संतोष था। भीतर से तो वह भी कष्टमय था कि जो था वह भी ख़त्म हो गया, लेकिन एक झूठी प्रसन्नता ही लेकिन उसके चेहरे पे आ गई थी कि कम से कम इतनी ठंड में यहाँ रात तो नहीं काटनी पड़ेगी, जो बहुत असहनीय थी, बहुत कष्टकारी थी। तो मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का यही कारण था। पाठ के आसपास कुछ एक्टिविटीज़ है, उसको आप पढ़िए और उसका कलेक्शन अपने शिक्षकों के माध्यम से और भी जो माध्यम है, आजकल तो क्या कहते हैं, इसका युग है, गूगल का युग है, आप उससे जमा कर इस विषय वस्तु में और जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो ये पाठ के आसपास की एक्टिविटीज़ मैंने आपके लिए छोड़ा। अब भाषा की बात, ग्रामर पोर्शन में हम आए तो यहाँ पर ग्रामर पोर्शन को हम देख ले, थोड़ा सा इशारा मैं आपको कर दूँ। वाक्य प्रयोग द्वारा इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। गला छूटना यानी बला टलना नहीं, किसी क्या कहते हैं, इस परेशानी से किसान का गला छूटा, यानी उससे मुक्ति मिल जाना। गला छूटना मतलब मुक्ति मिल जाना। तो वाक्य प्रयोग द्वारा करना है। बला टलना, अरे बाप रे, इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, अब पानी घटा तो बला टल गई, यानी संकट से मुक्ति मिल जाना। ठंडा हो जाना, मर जाना। उसे देखकर, उस जानवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह तो एकदम ठंडा हो गया है, यानी मर गया है। आंखें तरेरना, गुस्सा करना। हल्कू की पत्नी गुस्से से तरेर कर हल्कू को देख रही है। ठीक है। बाज आना मतलब अपनी हरकतों से परहेज करना। वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भौवें ढीली पड़ना यानी गुस्सा कम होना। नहीं, इतना सब समझाने पर आखिरकार उसकी भौवें ढीली पड़ गई, यानी गुस्सा शांत हो गया। आहट मिलना, इशारा होना, नहीं किसी इसका संकेत मिलना। खटखट की आवाज़ से उसे किसी खतरे की आहट मिल रही है, संकेत मिल रहा है। ठीक है। दूसरा, गला छूटना, आँख तरेरना की तरह शरीर के अन्य अंगों की सहायता से 10 मुहावरों का अर्थ सहित लिखें एवं वाक्यों में प्रयोग करें। तो आप देखेंगे मुहावरों का जो संकलन आप करेंगे या आपके व्याकरण की किताब में आप देखिएगा कि शरीर के अंगों के बहुत सारे उदाहरण आपको उसमें प्राप्त होंगे। तो 10 गुप का मुहावरा लिख के उसका अर्थ बताना है और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करना, जैसे हमने फर्स्ट नंबर का किया। गला छूटना, आंखें तरेरना, आँख का तारा, नाक का बाल आदि आदि बहुत सारे आपको मुहावरे प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा, उठ बैठा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऐसे 5 अन्य उदाहरण दे। संयुक्त क्रिया क्या कहता है? एक साथ एक से ज़्यादा क्रिया, उठना और बैठना इसमें एक साथ है। उस तरह 5 अन्य उदाहरण आपको लिखने हैं। चल पड़ा, गाना गाया, ठीक है। और जैसे उठ पड़ा, ठीक है, चल दिया, खा गया, आदि आदि, यानी कि एक साथ 2 शब्दों में, छोटे छोटे 2 शब्दों में 2 क्रियाएं हो, ऐसा आपको उदाहरण लिखना है। 4 नंबर, निम्नलिखित विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाए। ढीली, ढीली का क्या होगा? ढिलाई, भाववाचक संज्ञा बनाना है। दीर्घ, दीर्घता, ठीक है। ये
विशेषण शब्द है, उससे हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा बनाया नाम के रूप में। ठंडी, ठंडी का क्या हो जाएगा, ठंड, ठंडी का क्या हो जाएगा, ठंड। विशेष, विशेषता। गर्म, गर्म का क्या हो जाएगा, गर्मी। प्रसन्न, प्रसन्न का प्रसन्नता। भाववाचक संज्ञा बनाना है हमें। 5वां, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। यहाँ मैं ही जानता हूँ संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है, मैं वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। इसलिए निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा उपवाक्य छांटे। चिलम पीकर हल्कू लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। नहीं, हल्कू लेटा, हल्कू लेटा यहाँ क्या हो जाएगा, संज्ञा व उपवाक हो जाएगा। ठीक है। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है, तो जानवरों का एक झुंड यहाँ क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के रूप में। 6ठा, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र और संयुक्त वाक्य चुनकर उनके सरल वाक्य में बदले। तो यह वाक्य का बनावट के अनुसार वाक्य के भेद हैं, क्या क्या, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त क्रिया में 2 प्रमुख वाक्य किसी संयुक्त वाचक शब्दों से जुड़े होते हैं। नहीं, दोनों प्रधान वाक्य किसी संयुक्त वाक्य शब्दों से, संयुक्त संबोधित संयुक्त शब्दों से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक दूसरा जो उपवाक्य होता है वह उस पर आश्रित होता है। तो आपको इससे सरल वाक्य में बदलना है। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। हल्कू ने आग जमीन पर रखी, नहीं, वह पत्तियां बटोरने लगा। और को हटा देंगे हम। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने से जरा जाग उठती थी। तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ कुछ आग, राख के नीचे आग बाकी थी, हवा का झोंका आ जाने से जरा जाग उठती थी, जो को हटा देना है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, मैं ही इसे जानता हूँ। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। यह कहता हुआ वह उछला, ठीक है, वह ऊपर से साफ निकल गया। मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। मैं मरते मरते बचा हूँ, तुम्हें अपने खेत की पड़ी है, या अपने खेत की पड़ी है। ठीक है। 7वां, हल्कू और लेखक की भाषा में फ़र्क है, आप बताएं यह फ़र्क क्यों है। इसके कुछ उदाहरण पाठ से चुनकर लिखें। तो हल्कू और लेखक की भाषा में वास्तव में फ़र्क है क्योंकि जो लेखक की भाषा है सुगठित है और जो हल्कू है ग्रामीण क्षेत्र का एक पात्र है, इसीलिए दोनों की भाषा में बहुत फ़र्क है। और ऐसा हम बहुत उदाहरणों में देखते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब कहानी शुरू करता है लेखक तो वो अपने भाषा को संयमित रखता है, लेकिन जब हल्कू के संवाद में यह बात कही जाती है तो उसमें ग्रामीण रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है। 8वां, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय कीजिए। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताना है। ढेर, वहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। अलाव जल रहा है, यानी ये दोनों पुल्लिंग शब्द है। लौ बाहर आ रही है। दोहर मतलब क्या होता है, दोहरी चादर, वह दोहर चादर रखी हुई है। ठीक है। जी करता है मार डालूं, यानी पुल्लिंग शब्द है। उसे अपने कृत्य पर गर्व हो रहा है, वो यानी पुल्लिंग शब्द है। ठंड लग रही है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसकी पूंछ लंबी है, स्त्रीलिंग शब्द है। चादर महंगा है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। राख बुझ गई, तो यहाँ पर राख क्या हो, राख बुझ गई यानी स्त्रीलिंग शब्द है। शीत पड़ रही है, यह भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। वहाँ कुत्तों का झुंड दिखाई पड़ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द है। उसका सत्यानाश हो गया, तो यह भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो यह अभ्यास भी आपका ख़त्म हुआ। थोड़ा बड़ा अभ्यास था, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया आपका, कोई बात नहीं। तो
चलिए, मैं आपके लिए सहायक हुई होंगी। आप इस कहानी को पूरा पढ़िए, फिर अभ्यास को बनाइए। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।